डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपके बुक का 11th चैप्टर है और इससे पहले हम लोग टोटल 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं इसके थ्योरी से रिलेटेड, और हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़े थे और समझे थे। आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है और उसको समझेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें हम लोग जूल्स लॉ का एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जूल्स लॉ अप्लाई किया जा रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब भी बात होगा तो जूल्स लॉ का बात होगा, और जूल्स लॉ से हम लोग जानते हैं ये रिलेशन हम लोग देखे भी थे कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर करंट स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेसिस्टेंस एंड टाइम। यही देखे थे ना हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, जूल्स लॉ यही समझे थे हम लोग। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज देखने वाले हैं। पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हमेशा एडवांटेज ही नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो या टोस्टर हो या इलेक्ट्रिक ओवन हो या केटली हो, ये इन सभी चीज़ों में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एडवांटेज है, और तभी ये पॉसिबल है, तभी ये गैजेट्स काम करता है और हमारे हमारे लिए बहुत ही ये यूज़फुल है। लेकिन कुछ ऐसा भी केस है जहाँ पर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डिसएडवांटेज है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई दूसरा गैजेट्स है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जहाँ पर कि हमको हीट प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ रेसिस्टेंस के वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है और हमारा एनर्जी जो है सोर्स का वो वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, और उससे होगा क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हम लोग समझे थे ना कि कोई भी रेसिस्टेंस है तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड है और रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड है, ये हम लोग समझे थे। और ये दोनों ही टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डिसएडवांटेज है, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक गैजेट्स है जहाँ पर कि हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बिना वो काम नहीं कर पाता, जैसे आयरन है, उसमें हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ज़रूरत है ही। तो ये सभी चीज़ जो है सभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही बेस्ड है। सभी में यही रिलेशन लग रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी रिलेशन से अगर हम हीट कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब अभी तो यूज नहीं होता है, अभी तो एलईडी यूज हो रहा है। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोगों के घर में यूज होता था, इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो काम कैसे करता है उसको समझते हैं हम लोग। जैसे बल्ब किस प्रकार से होता है, जैसे हमारे थंबनेल में भी लगा हुआ है बल्ब, तो इस प्रकार से होता है। हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, इस टाइप से होता है, और यहाँ पे एक फिलामेंट ऐसे रहता है, ऐसे ही कुछ रहता है बल्ब। इसको समझना है कि ये ग्लो कैसे करता है। इस बल्ब में क्या होता है कि ये जो फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन से इसको बनाने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो रहा होता है, और यहाँ पर भी ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अप्लाई होगा, और ये इतना ज़्यादा हीट होने की वजह से मेल्ट ना कर जाए, इसलिए हमको इस फिलामेंट को टंगस्टन से बनाने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टंगस्टन का इसका फिलामेंट बना हुआ होता है, और
इसका जो ये ग्लास का इसमें केस जो लगा हुआ है वो इस रीजन से लगा रहता है कि ये टंगस्टन हीट होने के बाद जो एयर है उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई दूसरा मटेरियल ना बन जाए, मतलब रिएक्ट करके कोई कंपाउंड ना बना ले। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इस मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इसको एक ग्लास केस में बंद कर दिया जाता है। और इस ग्लास के अंदर अगर हम ऑक्सीजन ही रख दें तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर ये टंगस्टन ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और कोई दूसरा मटेरियल बन जाएगा, मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो एयर, मतलब इसमें जो यहाँ पे फिल किया जाता है वो केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस को फिल किया जाता है, ताकि ये टंगस्टन किसी से रिएक्ट नहीं करे। अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे यहाँ पे किसी सोर्स से, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो फिर जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें हीट प्रोड्यूस होगा इस रेसिस्टेंस में, जो फिलामेंट है टंगस्टन का। अब ये हीट होगा तो ये ग्लो करेगा। अब ग्लो करेगा तो फिर क्या होगा कि ये लाइट हमको यहाँ से मिलता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है इस फिलामेंट को हीट करने में वेस्ट हो जाता है। लाइट जो इससे प्रोड्यूस होता है इस एनर्जी से, ये जो हम यहाँ पे सप्लाई किए सोर्स, तो सोर्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट ही लाइट में कन्वर्ट हो पाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका हीट करने में वेस्ट हो जाता है। इस वजह से ये अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसलिए अब हम लोग एलईडी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर ही ये काम करता है। ठीक है, ये समझे होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टंगस्टन ही क्यों यूज होता है फिलामेंट के लिए, और इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों इसमें फिल किया जाता है। तो इस दोनों का रीजन हम लोग समझ चुके हैं। एक और जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, वो है कि हम लोग जो फ्यूज यूज करते हैं घर में या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसमें एक फ्यूज यूज किया जाता है। और ये फ्यूज होता क्या है, ये हमेशा फ्यूज को हम लोग सीरीज में प्लेस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही डिवाइस है, मान लेते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक आयरन ले लेते हैं, ठीक है, कि हम फ्रेश से बना लेते हैं डायग्राम, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए चीज़। फ्यूज होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में थ्योरी वाला पार्ट में आपको यहाँ से देखने को मिले। तो जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारा कोई इलेक्ट्रिक आयरन ही ले लेते हैं, ठीक है, ये किसी सोर्स से कनेक्ट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और इसका रेसिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे लागू होगा, अप्लाई होगा, और ये हीट प्रोड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा। अगर ये करंट ज़्यादा, हीट ज़्यादा कब प्रोड्यूस होगा, जब आई का वैल्यू आई स्क्वायर आर टी है ना, तो जब आई का वैल्यू ज़्यादा हो, आर का वैल्यू ज़्यादा हो और ज़्यादा टाइम के लिए ये कनेक्ट हो सर्किट में, तब ये हीट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। अगर आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो हो सकता है कि ये डैमेज कर दे इसको, या और भी इससे कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसके साथ सीरीज में क्या करते हैं, एक फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक हम फ्यूज लगा दिए, जो कि ये फ्यूज मान लेते हैं हम लगा दिए यहाँ पे, तब इसको कनेक्ट किए हैं। तो हमेशा हम जो फ्यूज को कनेक्ट करते हैं वो किसी भी गैजेट के साथ या अप्लायंस के साथ सीरीज में करते हैं कनेक्ट, ये आपको याद रखना है। और इससे होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगा इस सर्किट से, यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज मान लेते हैं इंक्रीज हो गया, या किसी कारण से अगर इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा, लिमिट से ज़्यादा फ्लो करने लगेगा करंट, तो क्या होगा कि ये जो फ्यूज का मटेरियल है ना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट इस वायर से या फिर इस गैजेट से बहुत कम रहता है, ठीक है, गैजेट के कंपोनेंट से बहुत कम रहता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जब कम रहेगा तो ये जल्दी मेल्ट कर जाएगा, जबकि और अगर ये मेल्ट कर जाता है तो क्या होगा कि ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो फिर इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं, और करंट फ्लो नहीं करेगा
तो इससे जो इस अप्लायंस का ख़राब होने का या फिर और कुछ डैमेज होने का जो खतरा है वो टल जाएगा। तो इस फ्यूज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये फ्यूज हम लोग घर घर में भी, हमारे घर में भी यूज होता है। कोई भी जैसे फ्रिज है या फिर कहीं कोई भी इस टाइप का जो गैजेट है या इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या इलेक्ट्रिक आयरन ही है, तो इन सभी में एक फ्यूज लगा हुआ होता है। और वो फ्यूज क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कि इन केस अगर ज़्यादा करंट आ जाए इस सर्किट में तो ये फ्यूज पहले मेल्ट कर जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है तो पहले मेल्ट कर जाएगा और ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये सब सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फ्यूज है ना, इसका कुछ रेटिंग रहता है कि जैसे ये 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का रेटिंग का, 5 एम्पियर का आता है ये। तो जैसे ये 2 एम्पियर का रेटिंग का जो फ्यूज आ रहा है, ये क्या करेगा ना कि ये 2 एम्पियर का करंट जैसे ही इसमें फ्लो करेगा इस सर्किट में, ये मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फ्यूज बना हुआ रहता है किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आगे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर का, जब हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, जूल्स लॉ पढ़ रहे थे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग समझे थे कि किसी सर्किट में, रेसिस्टिव सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो ये क्या करेगा, ये जो सेल है ये चार्ज को मूव कराएगा, चार्ज को ये मूव कराएगा। और चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन कर रहा होगा, जो वर्क डन हो रहा होगा चार्ज को मूव कराने में, वही वर्क डन जो है यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कन्वर्ट होगा। क्योंकि वर्क डन और एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट है, ये हम लोग देखे थे। और फिर हम लोग क्या देखे थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हम लोग ये पढ़े थे, डिफिनेशन पढ़े थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही पढ़े थे हम लोग। तो वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से इस देखें तो वर्क डन कितना हो रहा है, ये सेल कितना वर्क डन कर रहा है चार्ज को मूव करने में, V इंटू क्यू कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज इतना कर रहा है। और यही वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है हीट में, यही है ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी रिलेशन से, लेकिन अगर हमको पावर देखना हो कि पावर क्या होता है, तो पावर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यही पढ़े थे हम लोग। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब W अपॉन T, यही था ना। और यही W जो है, जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो W के प्लेस पे इसी को हम रख सकते हैं VQ को। तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, W के प्लेस पे अगर हम VQ रखें, VQ रख दें और इसके नीचे T है ही, और Q अपॉन T को हम करंट लिख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू V इंटू आई आ रहा है, वोल्टेज इंटू करंट। यही रिलेशन हम आपको बोले भी थे कि ये बार बार यूज होगा, तो यही यहाँ पे रिलेशन बताया गया है। अब यहाँ पर अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो V को आप I और R के फॉर्म में लिख सकते हैं, I को आप V और R के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये दोनों रिलेशन मिलेगा। इस दोनों रिलेशन का यूज होता है न्यूमेरिकल कैलकुलेट, जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो वहाँ पे हमेशा ये हम यूज करेंगे। आपको याद रखना है ये, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, इसका जो SI यूनिट होगा पावर का वो वाट होता है, ये हम पहले भी बोले थे आपको। ठीक है, और जो एक बिगर यूनिट है पावर का उसको हम लोग किलोवाट में मेजर करते हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना वाट होगा, 1000 वाट होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और एनर्जी जो हम लोग मेजर करते हैं, एनर्जी जैसे यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, हीट एनर्जी देख रहे थे ना, हीट एनर्जी देख रहे थे हम लोग। यहाँ से आप अगर आप देखें तो सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, पावर हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही पढ़े थे ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम मेजर करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम, सॉरी इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, पावर इक्वल टू हम लोग क्या देखें,
रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T। ये जानते हैं हम लोग, प्रीवियस क्लास में देखे हैं इसको। और इसी वर्क को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कर सकते हैं, मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। अब ये पावर और टाइम का अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्ट है एनर्जी, या फिर आप हीट एनर्जी ही लीजिए, अभी हीट एनर्जी ही लीजिए, तो पावर इनटू टाइम है हीट एनर्जी। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऐसा यूनिट अगर देखें आप तो जो ये आ रहा है WH, ये क्या है, वाट इंटू आवर है। WH वाट आवर है, इसको वाट आवर बोलते हैं ना WH को। तो ये है क्या, किस चीज़ का यूनिट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वाट आवर जो है, वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, और आवर टाइम का यूनिट है। तो पावर इंटू टाइम जो होगा वो तो एनर्जी देगा हमको। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग वाट आवर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मेजर करने के लिए वाट आवर यूज़ करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाट आवर किसका यूनिट है। तो ये वाट पावर का यूनिट है, लेकिन वाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। और अगर हमको किलो वाट आवर देखना हो, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होगा, तो 1 किलो वाट आवर आ गया ना, तो किलो मतलब क्या, 1000 वाट आ गया। 1000 वाट और आवर जो है वो, उसको अगर हम सेकेंड SI यूनिट में कन्वर्ट करें 3600 सेकेंड होगा। तो 1 किलो वाट ये किसका यूनिट था, ये तो एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का अभी तुरंत हम लोग देखें, ये एनर्जी का यूनिट है। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, इन सब चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। जूल भी एनर्जी का ही यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो किलो वाट आवर में या वाट आवर में मेजर करते हैं, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर को ही 1 यूनिट बोलते हैं। जो हमारे हाउस होल्ड में जो मीटर रीडिंग होता है, या फिर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका बिल पे करना पड़ता है। तो वो आप सुने होंगे कि 5 यूनिट 10 यूनिट का ये आया है, 100 यूनिट का आया है, 200 यूनिट का आया है। तो ये जो यूनिट है ना, ये 1 किलो वाट आवर के इक्विवेलेंट है। 1 यूनिट कहने का मतलब है कि 1 किलो वाट आवर, और 1 यूनिट कहने का मतलब है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब अगर किसी ने अपने घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 यूनिट कंज्यूम किया है, इसका मतलब है कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल का एनर्जी उसने कंज्यूम किया है, या 1 किलो वाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है। तो ये दोनों का मीनिंग समझ चुके हैं हम लोग। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल में, तो उसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमको आसानी होगा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको कि आप आराम से कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है। An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is this. What is the power of bulb? तो पावर के लिए हम लोग हमेशा ये याद रखना है, वोल्टेज इंटू करंट। इससे निकल जाएगा, क्योंकि आपको वोल्ट भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, और इसका यूनिट वाट होता है, SI यूनिट, तो वाट में आएगा आंसर ये, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको कराने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा है प्रॉब्लम, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt hour? ये जो पर किलो वाट आवर आया ना, ये 1 यूनिट के इक्विवेलेंट है, जो हम लोग यूज करते हैं कि 200 यूनिट यूज हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है 200 यूनिट का आया है। तो ये 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट का चार्ज कितना लग रहा है, 3 रुपीज़ लग रहा है। और आपसे पूछा गया है कि ये रेफ्रिजरेटर जो है वो 8 आवर्स पर डे ऑपरेट हुआ है, और इसका पावर है कितना है, 400 वाट है। तो 30 डेज में ये कितना यूनिट का इसका बिल आएगा, या कितना अमाउंट का इसका बिल आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये 30 डेज यूज़ हुआ है और 8 आवर्स पर डे यूज़ हुआ है, मतलब ये टोटल कितना आवर यूज हुआ होगा, 30 इंटू 8 हुआ होगा, इतना आवर यूज हुआ होगा, 30 इंटू 8 आवर्स यूज हुआ होगा। अगर टाइम इसका निकालें तो
30 इंटू 8 आवर्स यूज हुआ होगा ये। और इसको अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो 30 इंटू 8 इंटू 3600 सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा, इतना टाइम ऑपरेट हुआ है ये रेफ्रिजरेटर। और इसका पावर है 400 वाट है, तो 400 वाट है। और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो इसमें कितना यूनिट का ये हुआ होगा, एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें और हम निकाल लें कि कितना किलो कितना वाट आवर। या फिर इसको आप सेकंड में मत करिए, आप इसको बस इतना ही रहने दीजिए, आवर में ही रहने दीजिए, ठीक है। हमको किलो वाट आवर चाहिए ना, किलो वाट आवर चाहिए कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। और इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, तो इसको सेकंड में करने का ज़रूरत है भी नहीं। आप इसको सिंपली 30 इंटू 8 इंटू 5 400 वाट का है ना ये, तो इतना क्या हुआ होगा, वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। अब 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं हम। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उतना किलो वाट आवर आ जाएगा। और इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 24 आएगा। मतलब 24 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, ठीक है। और इसी 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, तो 24 यूनिट का इसका कंज्यूम हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी, 24 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट का कितना पे करना पड़ रहा है उसको, 3 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो 24 यूनिट का कितना पे करना पड़ेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 24 इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब 72 रुपीज़ का उसका बिल आएगा। इसी तरह से कैलकुलेट होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में, ठीक है। ये प्रॉब्लम अच्छा था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा, तो वहाँ हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। अभी हम यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा समझाए हैं यहाँ पे कैसे ये आया है। आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि ये वाट था, पहले हम कैलकुलेट कर लिए। हमको क्या चाहिए, किलो वाट आवर चाहिए ना, यही 1 यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। तो किलो वाट आवर हमको कैलकुलेट करना है। इतना 400 वाट ये कंज्यूम कर रहा है, और ये टोटल कितना आवर ऑपरेट हुआ है, 30 इंटू 8। और अगर 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट आवर आ रहा है। अब वाट आवर को हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 24 किलो वाट हो गया। 24 किलो वाट आवर को ही हम 24 यूनिट बोल सकते हैं। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट किए हैं। आपके बुक में भी ऐसा ही कुछ आया होगा आंसर। 8 आवर्स पर डे 400, यहाँ पे कुछ और आ रहा है आंसर, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। 96 किलो वाट आवर आया है यहाँ पे, कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं हम। हाँ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये 8 इंटू 3 इंटू 4 होगा ना, ये हम तो 8 इंटू 3 ही करके 24 लिख दिए। तो इसको यहाँ पे आपको देखना है, इसको करेक्ट कर लेना है। प्रोसेस यही है, बस कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये 24 नहीं होगा, ये 8 इंटू 3 इंटू 4 ये होगा। कितना होगा ये, 24 इंटू 4, तो 24 इंटू 4 ये 96 आ रहा है, ठीक है। तो 96 किलो वाट आवर, ठीक है। और 96 किलो वाट आवर इक्वल टू मतलब क्या, 96 यूनिट। ये आपके बुक में भी सॉल्व किया हुआ है। और 96 यूनिट के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, तो 96 इंटू 3 इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 96 इंटू 3 इतना उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, इतना रुपये जिसको चार्ज पे करना पड़ेगा। ये आपके बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं। हम आप बता दिए हैं ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसका एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।